हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने एनडीए 1 2026 से लेकर एनडीए 1 2022 तक के 9 हमारे पेपर्स हो गए। इन पेपर्स से सेट एंड रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने इकट्ठे किए हैं। इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, अ सेट S contains 2n plus 1 elements. If the number of subsets of S which contains at most n elements is 1024, then what is the value of n? ठीक है। सेट में कितने एलिमेंट है? 2n plus 1 एलिमेंट्स है और हमें बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S विच कंटेन्स एट मोस्ट n एलिमेंट्स। एट मोस्ट n एलिमेंट्स मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट इकट्ठे किए हैं, सबसेट इकट्ठे किए हैं। 1 नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सबसेट्स भी इकट्ठे किए हैं। वो सबसेट भी इकट्ठे किए हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं। वो सबसेट भी इकट्ठे किए जिनमें 3 एलिमेंट है। और कहाँ तक किए हैं? n एलिमेंट्स तक के सबसेट हमने इकट्ठा किए हैं। और ये जब हमने गिनती की तो हमारे पास कितने बने? टोटल 1024 सेट बने। ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू हमें बतानी है। इसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमने देखा है कि कोई भी सबसेट है कोई भी सेट है हमारे पास A जिसकी कार्डिनैलिटी n है, मतलब उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमने पढ़ा है कि उसके पावर सेट में पावर सेट ऑफ A की कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है? 2n हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? 2n ही क्यों बनी? ऐसा सोचा आपने? तो देखो, एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, सपोज A1 A2 A3 एंड an एलिमेंट है, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। जो रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। A1 A2 A3 an n एलिमेंट्स हैं इसमें, राइट। तो मुझे इसका सबसेट बनाना है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब इस n में से मैंने एक भी चूज नहीं किया तो nc 0 हो गया। जब हमारे पास n एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें कुछ एलिमेंट्स चूज करने, r एलिमेंट्स चूज करने हैं, तो हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं NCR, राइट। ठीक है। और सेट्स में एलिमेंट्स का आगे पीछे होना मैटर नहीं करता है। ठीक है। मेरा मतलब है कि 1 2 जो है वो बराबर है 2 1 के। इसमें तो ये मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर क्या है, राइट। ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर जो परम्यूटेशन लगाते हैं कि हमने r एलिमेंट्स उठा लिए लेकिन उनको परम्यूट करके लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या उठाया? एक भी एलिमेंट नहीं उठाया। फिर ऐड करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है और कौन से सबसेट जनरेट किए जा सकते हैं जिनमें एक एक एलिमेंट हो। तो मुझे इन n में से क्या उठाना है? एक एलिमेंट उठाने के कितने तरीके? NC1। इन n में से 2 एलिमेंट उठाने के कितने तरीके? NC2। और ऐसे करते हुए एक एलिमेंट उठाया तो मेरे पास सिंगलटन जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट A के, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वो नंबर मेरे पास आ जाएगा NC1 से। हाँ जी। NC2 से मेरे पास डबल टन 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं इस A के, वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NC2 में क्या बता रही हूं मैं? इन n से 2 एलिमेंट्स उठाने के कितने वेज हैं। ठीक है। और उन 2 एलिमेंट्स को मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगी, मेरे पास सबसेट मिल गया, राइट। ओके। तो ऐसे करते हुए कहां तक जा सकती हूँ? NCn तक जा सकती हूँ, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो इसका जो मैक्सिमम सबसेट होगा वो खुद ही होगा, A इटसेल्फ इज इट्स सबसेट, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम सबसेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सबसेट होगा उनकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी पॉसिबल होगी? n पॉसिबल होगी। तो हमने क्या किया? NC0 किया, NC1 किया और इनका सम करते हुए हम कहाँ तक गए? NCn तक गए, राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास a प्लस बी की पावर n होता है तो क्या रखते हैं? एक्सपेंशन क्या आती है? NC0 a की पावर n-0 n हो जाएगा, b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, ऐसे करते हुए चलते हैं, प्लस NCn a रेज टू पावर
0 हो जाएगा और b रेज टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं a की वैल्यू भी 1 रखूं और b की वैल्यू भी 1 रखूं, a की वैल्यू भी 1 रखूं और b की वैल्यू भी 1 रखूं, तो यहाँ पर 1 की पावर n 1 ही रहेगा, 1 की पावर 0 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये भी 1 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर n की बायनोमियल एक्सपेंशन यही आ जाएगी, राइट। ठीक है, इसलिए ये जो हमने वेज निकाले थे ये ना कैलकुलेट करने की बजाय, बिकॉज ईच टर्म कैलकुलेट करना इज अ वेरी हेक्टिक वर्क टू डू, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 2 रेज टू पावर n कैलकुलेट कर देते हैं और वही कार्डिनैलिटी हमारी बन जाती है पावर सेट ऑफ a की। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें बोला था कि हमने वो सारे सबसेट्स S के इकट्ठे किए जिनमें एटमोस्ट n एलिमेंट है। अच्छा, इस सेट में कितने एलिमेंट थे, 2n प्लस 1 एलिमेंट थे। तो अब इस सेट के हिसाब से लिखते हैं, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, 2n प्लस 1, तो इसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1, और ये 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 की एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, n 2n प्लस 1 c0 प्लस 2n प्लस 1 c1 प्लस एंड सो ऑन, हमारे पास बीच में कहीं पर टर्म आएगी 2n प्लस 1 सी एन प्लस 2n प्लस 1 सी एन प्लस 1, एंड आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे, हमें कहाँ तक जाना है, 2n प्लस 1 सी 2n प्लस 1 तक जाना है। ठीक बात है, ठीक है, हमने इकट्ठे किए हैं एटमोस्ट n एलिमेंट्स जिन सबसेट्स में है उन सबको हमने इकट्ठा कर लिया है। इस ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, 0 एलिमेंट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो ये भी काउंट होगा 1024 जो आया था उसमें, हाँ जी ये भी होगा। कहाँ तक के काउंट होंगे, एटमोस्ट n बोला है तो मतलब n और उससे कम वाले सारे काउंट हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक की संख्या हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1024 है। ठीक है, राइट, ओके। अब इससे आगे की संख्या नहीं पता है, लेकिन हमें एक रिजल्ट पता है कि NCR जो होता है वो बराबर होता है NCn माइनस आर के। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस आर यानी r, तो दोनों ही क्या आ रही है, वैल्यू बराबर आ रही है, सिमेट्रिसिटी हो गई यहाँ पर कि NCR जो है वो NCn माइनस आर, ये जो सम है ये किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ कि 2n प्लस 1 cn प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n माइनस n यानी कि n और 1 माइनस 1 यानी मतलब 2n प्लस 1 सी एन के बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 सी एन प्लस 1। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, इसके आगे बढ़ोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा और 2n प्लस 1 सी 2n प्लस 1 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही चीज दोबारा रिपीट हो गई, राइट राइट, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ 1024 किसके बराबर आ गया, 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 के बराबर आ गया। अब हमारी जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीटली 2 रेज टू पावर में रिड्यूस की जा सकती है एंड देन हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1024 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 10, ये है 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई किया मतलब पावर क्या हो जाएंगी, एड 2 रेज टू पावर 11 किसके बराबर, 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1 के बराबर। अब पावर इक्वेट करेंगे तो 2n प्लस 1 किसके बराबर, 11 के बराबर है, तो n किसके बराबर हो जाएगा, 11 माइनस 1 10/2 यानी 5 के बराबर हो जाएगा, n आ गया आपके पास 5। ठीक है, n आ गया 5। अगर वो पूछता कि इस सेट S की कार्डिनैलिटी क्या होगी तो आपको 2n प्लस 1 निकालना था, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, राइट, ओके, इसी पे बेस्ड अगेन सवाल आएगा आगे, वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B माइनस A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। पहले ये पूरा सॉल्व करना है देन यूनियन A करना है। ठीक है,
तो जब भी इस तरह के सवाल आता है ना, तो वेन डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, ए और बी दो ही सेट है। ठीक है, तो ए और बी बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला हो गया, यूनियन करना है इसके साथ क्या, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस कर दिया तो ये बच गया। ठीक है, तो हमारे पास यूनियन क्या, तो मतलब पूरा ए आ गया, तो ये पूरा हमारा क्या आ गया, ए आ गया माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ये, यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब बी में से ए घटा दो तो ये बच गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, बी आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, यानी सिर्फ ये वाला बच जाएगा। राइट, हाँ जी, और इसका यूनियन कर देना ए के साथ। अब ए माइनस बी खुद ही सबसेट है ए का, जब हम यूनियन करते हैं किसी के साथ तो उनमें से जो बड़ा सेट है वो हमारा आ जाता है, तो इसका यूनियन करेंगे ए के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसका यूनियन आप ए के साथ करोगे तो पूरा ए आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको वेन डायग्राम नजर आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स फॉर सम सेट सी, बोथ ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी सेट। इसने बोला कि ए इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है और बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, एंड ए यूनियन सी जो है वो बी यूनियन सी के बराबर है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी आपको बताना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है, देखो सवाल ये दोबारा रिपीट तो होंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है पीछे का, ताकि आप कोई भी सवाल आए सेट से तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी, इसका क्या मतलब है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए सी में कंटेन्ड है, नहीं, नहीं, सी ए में कंटेन्ड है, नहीं, क्या ए का कोई भी एलिमेंट सी में है, नहीं, क्या सी का कोई भी एलिमेंट ए में है, नहीं, मतलब ए और सी आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट सेट दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने बोला बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, मतलब ये ए है, ये बी है, सॉरी ये सी है, और बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी है, तो इस हिसाब से बी जो है वो सी के साथ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पर ए के साथ कर सकता है, कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए बी और सी बिल्कुल ही डिसजॉइंट हो तीनों सेट। ठीक है, एंड बोला है कि ए यूनियन सी जो है वो बी यूनियन सी के बराबर है, ए यूनियन सी बी यूनियन सी के बराबर। अब ए यूनियन सी करूंगी तो ये ए पूरा आ जाएगा, ये सी भी पूरा आ जाएगा, बी यूनियन सी करूंगी तो ये बी पूरा आएगा और सी भी पूरा। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों सेट बराबर हैं, तो क्या दिख रहा है, क्या सी का एम्प्टी होना जरूरी है, नहीं, ये तो नहीं दिख रहा मुझे। ये अगर इसके ये वाला सेट और ये वाला सेट बराबर है, ग्रीन और रेड पार्ट बराबर है, तो क्या सी का एम्प्टी होना जरूरी है, नहीं दिख रहा वो तो मुझे, सी तो कुछ भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो सकता है। क्या ए यूनियन बी सी के बराबर होना जरूरी है, नहीं, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि ए जो है वो बी के बराबर होना जरूरी है, क्योंकि इसको इसके बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बी है ये इसके ऊपर ओवरलैप होना जरूरी है। देखो आप इसको कैसे देख सकते हैं, इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, देखें, ए यूनियन सी जो है बी यूनियन सी के बराबर है। अब हमें पता है कि ए जो है वो ए यूनियन सी का सबसेट होगा, और ये किसके बराबर है, बी यूनियन सी के बराबर, मतलब ए जो है वो सबसेट है बी यूनियन सी का भी। ठीक है, अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी है, मतलब ए का कोई एलिमेंट सी में तो जा नहीं सकता, लेकिन ए जो है वो बी यूनियन सी में जा रहा है, इसका मतलब ए कहाँ पर कंटेन हुआ होगा, बी में कंटेन हुआ होगा, तभी वो बी यूनियन सी में जा रहे हैं। राइट, ऐसे ही आप देखिए कि बी जो है वो बी यूनियन सी में कंटेन्ड है, जो कि ए यूनियन सी के बराबर है, तो बी हमारा ए यूनियन सी में कंटेन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर भी बोला है कि बी इंटरसेक्शन सी तो एम्प्टी है, मतलब बी का कोई एलिमेंट सी में नहीं जा रहा, लेकिन बी ए यूनियन सी में जा रहा है, तो मतलब बी हमारा ए में जा रहा होगा, और इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी हमारे बराबर सेट आ रहे होंगे।
ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेशन से आया है। हमें रिलेशन डिफाइन करके दिया है, कहाँ दिया है, नेचुरल नंबर के सेट पर दिया है। आर हमें बोला है एक्स कोमा वाई, एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और एक्स जो है वो वाई क्यूब के बराबर है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो 1 के लिए तो ठीक है, अगर मैं ले लूं 8,2, तो क्या ये आर में जाएगा, सिमेट्रिक होगा, सॉरी, क्या ये आर में जाएगा, हाँ जाएगा, बिकॉज 8 जो है वो 2 का क्यूब है, राइट। बट क्या 2,8 जाएगा, दिस बिलोंग्स टू आर, ये चेक करो, क्या 2,8 जाएगा, क्या 2 में 8 का क्यूब लिख सकती हूँ, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये इसमें नहीं जाएगा। तो हमने देखा कि x, y जा रहा था लेकिन y, x नहीं जा रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। आगे पूछा ट्रांजिटिव, इसी को आगे बढ़ा लीजिए। 8, अच्छा 5, 1, 2, 8 जाएगा, बिकॉज 5, 1, 2 इज 8 का क्यूब। 8, 2 भी जाएगा, बिकॉज 8 इज 2 का क्यूब। बट क्या 5, 1, 2, 2 जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 5, 1, 2 2 के क्यूब यानी 8 के बराबर थोड़ी है। तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, ठीक है। रिलेशन क्या डिफाइन किया है, कहाँ डिफाइन किया है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी के लिए सेम वही प्रोसीजर आपका जो आपको याद हो चुका होगा अब तक, कैसे रिलेशन को सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट, ओके, एक ही सेट के सबसेट हैं ये और नॉन एम्प्टी भी बोला है, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दोबारा से वेन डायग्राम पर आ जाइए, ये ए है और ये बी है। ये पॉसिबल वे बताया, हो सकता है ए और बी डिसजॉइंट हो, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये जनरल बनाया, इन्होंने बोला a माइनस बी, ए में से b माइनस कर दिया तो ये बच गया, ठीक है, और b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला भी, यूनिवर्सल सेट को मत भूलना, ठीक है। b का कॉम्प्लीमेंट, उसमें से a का कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है, a का कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है, तो क्या बचा बताओ, ये वाला बच गया। ये क्या है, a माइनस बी ही तो है, बराबर आ गए दोनों, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बोल रही है कि a माइनस बी, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, a में से b का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया, b का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये a में से माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक बात है, राइट। अब दूसरे वाला बना लेते हैं, a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, a कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, ठीक है, और उसमें से b माइनस कर दिया तो कौन सा बचा, a कॉम्प्लीमेंट में से b माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बाहर वाला बचेगा, है ना, ठीक बात है। तो क्या ये दोनों बराबर एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। आप इसको कैसे देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या आएगा, ये आएगा b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वापस से क्या आ जाता है a। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटिव, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे। इसके लिए क्या देखोगे, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यानी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट b, मतलब ये क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b है ये वाला, और ये क्या आएगा हमारे पास, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यानी a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या बराबर होते हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। In a class of 45 students, 34 likes to play cricket and 26 likes to play football.
ठीक है, तो ये हमारा हो गया जैसे आपका 11th में पूछते हैं। इसमें दो ही हैं, ठीक है, एक जो क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ए बी सी। एक क्लास है जिसमें 45 स्टूडेंट, तो टोटल बता दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 45। अच्छा, टोटल हमेशा ही ये हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा कोई ऐसा हो जो कोई भी स्पोर्ट ना खेलते हो, ना क्रिकेट खेलते हो ना फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आगे क्या बोला है कि फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हर एक स्टूडेंट जो है इनमें से कोई एक ना एक गेम को पसंद करता है, तो इसलिए हम ए प्लस बी प्लस सी को क्या रखेंगे, 45 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा 45 स्टूडेंट्स दिए हैं तो उसको इक्वल बराबर मत रख देना। ठीक है, ध्यान देना सवाल पर। आगे बोल रहा है कि 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी ए प्लस बी हमें दे दिया है 34। 26 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यानी बी प्लस सी हमें दे दिया है कि 26 है। हमें पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम, मतलब हमें क्या बताना है कि ए प्लस सी की क्या वैल्यू होगी, ये बताना है। ठीक है, इन दोनों का सम करूंगी तो मेरे पास ए प्लस सी प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 45, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। बी की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 15 रखते ही मेरे पास ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए। इसमें बोला है कि सेट एक्स है जिसमें 3n एलिमेंट है। ठीक है, एक्स की कार्डिनैलिटी हमें बोला है कि 3n है, y की कार्डिनैलिटी हमें बोला है कि 2n है, एंड दे हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन। x इंटरसेक्शन y की कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी है, n है। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x माइनस वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है y माइनस एक्स के साथ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की जब हम a क्रॉस b करते हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, बता दो। कार्डिनैलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ b हो जाती है, राइट। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ x माइनस वाई इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ y माइनस एक्स हो जाएगी। सही बात है यहाँ तक, हाँ जी ठीक है। अब कार्डिनैलिटी ऑफ x माइनस वाई क्या होगी, x हमारा ये है, y हमारा ये है, x माइनस वाई क्या होता है ये कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली x में से क्या माइनस कर देते हैं, x इंटरसेक्शन y माइनस कर देते हैं। देख पा रहे हो, ये x था पूरा, ये पूरा हमारा x था, उसमें से x इंटरसेक्शन y माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही आ जाता है x माइनस वाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, x की कार्डिनैलिटी में से मैंने माइनस कर दिया x इंटरसेक्शन y की कार्डिनैलिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि x की कार्डिनैलिटी कितनी, हाँ पता है 3n, और x इंटरसेक्शन y की पता है, हाँ पता है कितनी n, तो 3n माइनस n यानी 2n, इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 2n। इसका प्रोडक्ट करना है y माइनस एक्स के साथ, y माइनस एक्स की कार्डिनैलिटी के साथ। तो दोबारा से वही बात, y माइनस एक्स की कार्डिनैलिटी किसके बराबर हो जाएगी, y की कार्डिनैलिटी माइनस x इंटरसेक्शन y की कार्डिनैलिटी। ठीक है, y की कार्डिनैलिटी 2n माइनस x इंटरसेक्शन y की कार्डिनैलिटी n, यानी n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n², ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लेट ए हमें एक सेट बनाकर दिया है, ठीक है, एंड बी भी हमें एक सेट बनाकर दिया है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है, अगर बी क्रॉस ए लिखा होता तो अलग पैटर्न फॉलो करते, ए क्रॉस बी लिखा है तो अलग पैटर्न। फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए से आएगा, पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा, और दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में यहाँ ए क्रॉस ए पर ही डिफाइन करने लग जाते हैं, पर यहाँ पर बोला है ए क्रॉस बी पर डिफाइन करना है। ठीक है, आर हमें रिलेशन डिफाइन करके दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट मोड एक्स जो है वो वाई से छोटा हो। तो यहाँ पर एक हम देख पा रहे हैं कि जो बी है ना उसमें कम एलिमेंट है, तो इसके हिसाब से बातचीत करते हैं, मतलब वाई के हिसाब से बातचीत करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सबसे छोटी से शुरू करते हैं, 0। क्या कोई ऐसा x मुझे a में मिल रहा है जिसका मॉड्यूलस 0 से छोटा हो। क्या इन जनरल कोई भी रियल नंबर होता है जिसका मॉड्यूलस 0 से छोटा हो, नहीं होता है। ठीक है, तो 0 किसी की इमेज नहीं बनेगा,
यहाँ पर कुछ भी नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 1 लिखते हैं। क्या कोई x मुझे मिल रहा है ए में सच दैट उसका मॉड्यूलस 1 से छोटा हो। हाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसमें 0,1 चला जाए। एक ही मिला तो 1 लिख लीजिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अब बता दो कि कितने x मुझे ऐसे मिल रहे हैं a में जिनका मॉड्यूलस, अगली टर्म क्या है, 4 से छोटा है। मॉड्यूलस 4 से छोटा है। इसका मॉड्यूलस 3, इसका मॉड्यूलस 2, इसका मॉड्यूलस 1, 0, 1, 2, 3, सारे ही 4 से छोटे हैं। हाँ जी, कितने एलिमेंट होंगे, 7। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे, 7 एलिमेंट रिलेशन में जाएंगे। कौन कौन से, -3,4 भी जाएगा, -2,4 भी जाएगा, 0,4 भी जाएगा, -1,4 भी जाएगा एंड 3,4 भी जाएगा। ऐसे करके 7 एलिमेंट जाएंगे। अब बता दो ऐसे कितने x हैं ए में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका मॉड्यूलस, नेक्स्ट क्या है हमारा, 9 से छोटा है। बता दो कितने, सारे ही हैं। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 7 एलिमेंट हमारे रिलेशन में जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे, 7 और 7 14 और 1 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट दीजिएगा। ये सारे फंक्शन से रिलेटेड है, कॉम्पोजिशन या फंक्शन हमें निकालना है या डोमेन निकालनी है, रेंज। अच्छा ये आ गया, देखो रिलेशन से बेस्ड आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। किस पर डिफाइन किया है, ए पर डिफाइन किया है। ठीक बात है, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से आएगा। इसमें क्या 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 पूछा है, आर दिया है, आर के बारे में बताया गया है और आर इनवर्स के बारे में आपको बताना है। ये बोल रहा है कि अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स जो होगा क्या वो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आर इनवर्स डिफाइन कैसे करते हैं ना, आर हमें एक रिलेशन बनाकर दिया है, सपोज 1,2, 3,4। ठीक है, यही मानते हैं। तो आर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारा इमेज है ना वो हमारा डोमेन बन जाएगा। 2,1, हर एक पेयर को क्या कर देना, स्वैप कर देना है, ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। 4,3, ठीक है, ये हमारा आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। यानी x, y अगर r में बिलोंग कर रहा है तो y, x जो है वो हमारा r इनवर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है कि अगर r रिफ्लेक्सिव है, r रिफ्लेक्सिव है इसका मतलब x, x हमारा कहां पर जा रहा होगा, r में जा रहा होगा। अगर x, x r में जा रहा है तो x, x r इनवर्स में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a जा रहा होगा तभी r रिफ्लेक्सिव बना, हाँ जी। तो ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a r इनवर्स में जा रहा होगा, हाँ जी। तो r इनवर्स भी हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक बात है, हाँ जी। अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इफ r इज सिमेट्रिक देन r इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। r इज सिमेट्रिक इसका मतलब क्या है कि इफ x, y हमारा r में जा रहा है देन y, x भी r में जा रहा है। ठीक है, और r हमें सिमेट्रिक दिया है मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा r। ठीक है, अगर x, y r में जा रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि y, x r में जा रहा होगा, r इनवर्स में जा रहा होगा, सॉरी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे देखिए, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि आर इनवर्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम लेकर चल रहे हैं कि इफ x, y कहाँ जा रहा हो, आर इनवर्स में जा रहा हो, देन हमें चेक करना है कि y, x आर इनवर्स में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अब x, y अगर आर इनवर्स में जा रहा है इसका मतलब y, x कहाँ जा रहा होगा, आर में जा रहा होगा। और r हमें सिमेट्रिक दिया है, y, x अगर r में जा रहा है तो x, y r में जा रहा होगा। और जैसे ही x, y r में गया वैसे ही y, x जो है वो हमारा r इनवर्स में चला गया, मतलब r इनवर्स हमारा सिमेट्रिक बन गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारी करेक्ट है। इफ r ट्रांजिटिव है तो r इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा क्या, r इनवर्स की बात कर रहे हैं तो सपोज इफ x, y हमारा r इनवर्स में जा रहा है और y, x भी हमारा r इनवर्स में जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना है, सॉरी y, z भी हमारा r इनवर्स में जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना है कि x, z r इनवर्स में जा रहा है या नहीं जा रहा है।
ठीक है, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, अगर एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स में जा रहा है तो मतलब वाई कॉमा एक्स आर में जा रहा होगा। अगर y कॉमा जेड आर इनवर्स में जा रहा है मतलब z कॉमा वाई हमारा r में जा रहा होगा। अब देखो z कॉमा वाई आर में है, y कॉमा एक्स आर में है, तो z कॉमा एक्स आर में चला जाएगा क्योंकि r हमें क्या दिया है, ट्रांजिटिव दिया है। जैसे ही z कॉमा एक्स आर में जाएगा वैसे ही x कॉमा जेड हमारा r इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये आप चीज ध्यान रख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि अगर r रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स रिलेशन जो है वो भी, सॉरी, अगर r इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है, x is related to y if and only if x square minus 5xy plus 4y square is equals to 0। मतलब इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं x कॉमा y तो वो रिलेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4y हो जाएगा, यहाँ से माइनस y कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4y हो जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक, हाँ जी। तो यहाँ से आ गया कि x माइनस वाई और ये आ गया x माइनस 4y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि या तो x माइनस वाई 0 होगा यानी x y के बराबर होगा, या फिर x माइनस 4y 0 होगा यानी x हमारा 4y के बराबर होगा। ठीक है, हमें बोला है कि अबव स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, कि आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो या तो का क्या मतलब है, क्या या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब अगर एक्स वाई के बराबर है तो वो भी हमारे रिलेशन में जाएगा, और अगर एक्स 4y के बराबर है तो वो भी हमारा रिलेशन आर में जाएगा। रिफ्लेक्सिविटी में क्या चेक करते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी में यही तो चेक करते हैं कि x कॉमा एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल, बिकॉज x इज इक्वल्स टू वाई वाले सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक बात है, समझ आया, हाँ जी समझ आ गया। अगला, आर इज सिमेट्रिक, तो क्या इफ x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r में, या फिर हम बोले कि x अगर y से रिलेटेड है तो क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि x जो है वो y के बराबर हो तब रिलेशन में गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो x है वो 4y के बराबर हो। ठीक बात है, अगर x y के बराबर हो गया तो y कॉमा एक्स चला जाएगा, और ये बेसिकली यहीं पर आ गए हम लोग। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं, अगर x हमारा 4y के बराबर हुआ तो क्या हमारा y कॉमा एक्स चला जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा कि y तो x बाय 4 है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगी। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कह रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल देखो, हमने ले लिया 4,1, 4,1। अब जो 4 है वो 4 टाइम्स 1 है, हाँ जी ठीक है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा रिलेशन में चला जाएगा, ये हमारा आर में बिलोंग करेगा। बट क्या 1,4 बिलोंग करेगा, अब देख लो 1,4 क्या इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा माइनस का 16, यहाँ से आएगा हमारे पास, सॉरी ऊपर वाले में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 चौक 20, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 चौक 16 चौक 64। तो क्या 0 आया, नहीं आया, नहीं आया, तो ये हमारा आर में नहीं जा रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी की बताओ, ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करेंगे, अगर x, y जा रहा है
y कॉमा जेड जा रहा है, x कॉमा वाई जा रहा है, हम ये वाला ही लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में हमें हमारे पास दिक्कत आ रही है। इसका मतलब क्या है, x जो है 4y के बराबर है, y कॉमा जेड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, y जो है वो 4z के बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x जो है वो 16z के बराबर है। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि x जो है वो क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स y होना चाहिए, तो x z तो जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही हमारी सिर्फ करेक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ए और बी हमें दोनों ही क्या दिए, नॉन एम्प्टी दिए हैं। ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अब डेफिनेशन देखो, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है वो सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे करते हैं सच दैट एक्स या तो ए में जा रहा हो या फिर एक्स हमारा बी में जा रहा हो। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हम वो सारे एलिमेंट इकट्ठे करते हैं जो ए में भी जा रहे हों एंड बी में भी जा रहे हों। अब हम बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसका मतलब एक्स अगर यहाँ जा रहा है, कोई ए अगर यहाँ जा रहा है तो वो ए यहाँ पर भी जाएगा। ए यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए हमारा ए से भी बिलोंग कर रहा होगा और ए हमारा बी से भी बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर सेट आ जाएंगे दोनों की, नहीं बताओ, राइट। ठीक है, बाय डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, इसमें तो जाए या वाली सारी चीजें इंटरसेक्शन में भी जा रही हैं, इंटरसेक्शन वाली सारी चीजें या में भी जा रही हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी बराबर ही आ जाएंगे। अगर ऐसा होता कि ए बी के बराबर नहीं है, कोई भी ऐसा होता कि ए बी में कंटेंड है या बी ए में कंटेंड है स्ट्रिक्टली, तो हमारे पास क्या आ जाता, ए यूनियन बी क्या आता है, इनमें से जो बड़ा सेट है, जो सुपर सेट है, यानी बी आ जाता है इस केस में, अगर हम ये लेकर चल रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता, छोटे वाला आता, यानी ए आता। ठीक है, तो ये बराबर नहीं आ पाते ये दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट लिखी हुई है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये एम्प्टी सेट, अब दो सेट्स का यूनियन एम्प्टी है। यूनियन मतलब वो तो सारे एलिमेंट इकट्ठे करता है ना, जो या तो इस एक में पहले वाले में जा रहे हो या फिर दूसरे वाले में जा रहे हो, वही एम्प्टी हो गया, मतलब सेट इटसेल्फ भी एम्प्टी हो गए, यानी ए माइनस बी भी एम्प्टी है और बी माइनस ए भी एम्प्टी है। अब अगर हमें दिया है कि ए माइनस बी एम्प्टी है, तो यहां से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, इसमें हम क्या इकट्ठे करते हैं, हम वो सारे एक्स इकट्ठे करते हैं जो ए से बिलोंग करते हैं, बट वो बी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, राइट। और हमें ऐसा बोला है कि ये एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में है बट बी में नहीं है। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो है वो बी में कंटेंट है। सही बात है, अगर ए बी में कंटेंट होगा, बराबर भी हो सकता है, कंटेंट स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट भी हो सकता है, तभी हमारा ए माइनस बी एम्प्टी आ रहा होगा। ठीक बात है, और यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि बी हमारा ए में कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी एम्प्टी दिया है, तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी के बराबर है। तो ये हमारी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिवर्स डायरेक्शन देखो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट। तो अगर ए बी के बराबर ही दे दिया है तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है बताओ, ये तो चीज आपको याद रहनी चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस एम्प्टी आएगा, क्योंकि ए बी के बराबर ही है, तो ए माइनस बी भी एम्प्टी है और बी माइनस ए भी एम्प्टी है। तो इसमें हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। ए के सभी सबसेट कंसीडर कर लीजिए। हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट्स ऑफ द सेट 4। अच्छा, ए की कार्डिनलिटी क्या है, ए की कार्डिनलिटी है 4, हमें ढूंढने सुपर सेट ऑफ 4, मतलब उसमें 4 तो रहेगा ही। ठीक है, तो एक तो सिंगलटन 4 खुद ही हो गया, दूसरा
अब 4 के अलावा हम एक और एलिमेंट चूज कर सकते हैं। कहाँ से चूज करना है? ए से चूज करना है। तो 4 के अलावा इसमें कितने और एलिमेंट बच गए? 3 एलिमेंट बच गए। तो इन 3 में से एक चूज कर सकते हैं। ये जितनी चॉइस होंगी, ये जितने वे में हम चूज कर पाएंगे, उतने ही हमारे पास 4 के डबल कार्डिनैलिटी वाले, 2 कार्डिनैलिटी वाले सबसेट्स मिल जाएंगे, सुपर सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक बात है। हाँ जी। अब हमें ये भी हो सकता है, क्योंकि ए की कार्डिनैलिटी 4 है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे उनकी कार्डिनैलिटी भी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 4 तक जा सकती है। अभी तो हम 3 पर ही पहुंचे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अब क्या हो गई, मेरे पास 2 खाली स्थान है, मतलब ये जो बचे हुए 3 हैं उनमें से मैं 2 चूज कर सकता हूँ। उनमें से 2 चूज करने के कितने वेज हैं, उसके हिसाब से मैं 4 की सुपरसेट बना पाऊंगा जिनकी कार्डिनैलिटी 3 है। ठीक है, और 4 कार्डिनैलिटी वाला तो एक खुद ही हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा। यहाँ पर 1 था, और 4 कार्डिनैलिटी वाला भी हमारे पास ये खुद ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता दो क्या आ जाएगा? 3C1 3, 3C2 क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास हो गया 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। समझ आया कैसे निकाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब सिर्फ डेफिनेशन का खेला है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि एक्स या तो ए में बिलोंग करना चाहिए या फिर एक्स जो है वो बी में बिलोंग करना चाहिए। अब हमने बोल दिया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब इसका क्या करना है? नेगेशन करना है। इसका क्या करना है? नेगेशन करना है। तो और का नेगेशन क्या होता है? एंड हो जाता है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यूनियन में एलिमेंट कब नहीं जाएगा? जब वो तो ना तो ए में हो और ना बी में हो। अगर दोनों में से एक में भी चला गया तो यूनियन में चला जाना चाहिए था। हम बोल रहे हैं कि वो यूनियन में नहीं जा रहा है, मतलब वो ए में भी नहीं होगा और वो बी में भी नहीं होगा, तो बीच में क्या आना चाहिए? एंड आना चाहिए। इन्होंने बोला और, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। अब इसको बताओ। एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बोला है। एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं जा रहा है, मतलब कि किसको नेगेट करना है? ए इंटरसेक्शन बी में कब जाता? जब एक्स हमारा ए में भी होता और बी में भी होता, तभी जाता। हाँ जी, ठीक है। तो इसको नेगेट करेंगे तो एंड का नेगेशन क्या हो जाएगा? और, मतलब कि एक्स हमारा ए में नहीं जा रहा होगा या फिर एक्स हमारा बी में नहीं जा रहा होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि एक्स ए में नहीं जा रहा है और बी में जा रहा है, तो भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, और ए में जा रहा है और बी में नहीं जा रहा है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो अगर एक में भी नहीं जा रहा, एक में भी अगर वो फेल कर दे रहा है, मतलब या की कंडीशन आ रही है, तो अगर एक में भी फेल कर दे रहा है तो हमारे पास इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? और आना चाहिए था। तो ये भी गलत है। तो नीदर वन नोर टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, ऑप्शन ऊपर है, थोड़ा दिक्कत हो गया इंसर्ट करते वक्त। बताओ, क्वेश्चन है कि इफ ए इज सिंगलटन, सॉरी सबसेट क्या है हमारा, सेट क्या है हमारा? 1 2 3। अब मुझे पहले तो ये बता दो, क्या ये सिंगलटन सेट है या नहीं है? जल्दी से सोचो, जवाब बोलो। सिंगलटन है या नहीं है? सिंगलटन है, क्योंकि इसी में इसमें एक ही एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है वो इटसेल्फ एक सेट है। ठीक है, राइट? हाँ जी, ओके। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे? 2⁻1, यानी 2 एलिमेंट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो एम्प्टी सेट और द सेट इटसेल्फ एंड द सेट इटसेल्फ, ये हमारा पावर सेट बन जाएगा। अब अगर आपने इन ब्रेसेस पर ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करोगे कि 3 एलिमेंट है, 2⁻3 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आप इन 3 को, ये जो 3 है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये इटसेल्फ एज एन एलिमेंट जा रहे हैं ए में। ठीक है, ये पूरा सेट एज एन एलिमेंट जा रहा है ए में। समझे? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन किस पर बेस्ड है? हमारा 3
सेट्स हैं इसमें, एक है बास्केटबॉल का, एक है हमारा फुटबॉल का, और एक है हमारा वॉलीबॉल का। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ABCDEFG। ठीक है, हमें क्या क्या बोला है, ओनली एक्स स्टूडेंट्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। सिर्फ एक्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट में मेडल मिला है, यानी ई हमारा क्या दे दिया है, एक्स दे दिया है। ठीक बात है। एंड द मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 15 एक्स स्टूडेंट, और मेडल जो है कुल मिला के 15 एक्स स्टूडेंट्स के पास गया है, मतलब कि इन सब का सम, यानी A+B+C+D+E+F+G किसके बराबर है, 15 एक्स के बराबर है। फिर बोला है कि इट अवार्ड्स 5 एक्स मेडल्स इन बास्केटबॉल, यानी A+B+D+E हमें दे दिया है 5 एक्स। 4x+15 मेडल्स इन फुटबॉल, यानी B+C+E+F हमें दे दिया है 4x+15। एंड x+25 मेडल्स इन वॉलीबॉल, यानी D+E+F+G हमें दे दिया है x+25। ठीक है, हमें बताना कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी हमें बताना है इसमें B+D+F क्या होगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो कैसे निकाले, हम इन तीनों इक्वेशंस का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A प्लस ट्वाइस ऑफ बी 2 बार है, देन हमारे पास डी भी 2 बार है, और एफ भी 2 बार है, तो B+D+F। ठीक है, प्लस C+G+3E बराबर में 5 और 4 और एक 5 और 9 और एक 10, 10x प्लस 25 30 और 10 40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें A+B+C+D इसका सम पता है, तो इनमें से एक एक बाहर निकाल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको अलग लिख लेंगे। तो ये निकालने के बाद A+B+C+D+E+F निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक तो B D F बचेगा और ट्वाइस ऑफ E बचेगा। ठीक है, और इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 15x रख सकते हैं, इसके बराबर हो गया 10x+। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। ई की वैल्यू क्या है, x, तो ई की जगह पर मैं अगर x रख दूंगी तो ये हो जाएगा 2x+15x, यानी आ जाएगा 17x। तो हमारे पास B+D+F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x-17x+40, यानी कि 40-7x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एटलीस्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है कि 2 और 3 वाले इकट्ठे करने हैं। पहले वाले में क्या निकाला था हमने, एग्जैक्टली 2 निकाला था, तो यानी कि 40-7x में मुझे ऐड कर देना है एग्जैक्टली 3 वाला भी। एग्जैक्टली 3 क्या था, ई, और ई की वैल्यू हमें क्या दी है, एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40-6x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 1 ऑफ 3 स्पोर्ट्स मतलब अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A+C+G की वैल्यू निकालनी है। A+C+G की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर B+D+F की वैल्यू पता चल गई, हाँ पता चल गई, कितनी थी, 40-7x थी। ई की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी थी, x थी। अब क्या बच गया, यही तो बचा। ठीक है, A+C+G+ दिस किसके बराबर है, 15x के बराबर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, 40-6x, और 6x उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 15 और 6 21x-40, तो हमारे पास आ जाएगा 21x-40, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, ये कंसीडर कीजिए। हमें बोला है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन C के बराबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है, तो कुछ ऐसा हुआ कि B और C जो है वो A के सुपर सेट्स हैं।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी भी ए आएगा, और उस केस में ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बी और सी का बराबर होना जरूरी है? नहीं है, सुपर सेट लेना है बस ए का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर दिया है तो हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली बी बराबर सी होगा। ये भी एक केस है कि ए जो है वो सबसेट हो बी और सी का और इंटरसेक्शन ए आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 3 1 4, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 आएगा, सिंगलटन 1। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, वो भी सिंगलटन 1 आएगा। दोनों बराबर है, बट क्या बी सी के बराबर है? नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि अगर ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या सोचिए, ऐसा सोचिए कि बी और सी अगर हम दो सबसेट्स ले लें ए के, ठीक है, तो यूनियन क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा, ए के बराबर हो जाएगा। बट क्या बी और सी बराबर होना जरूरी है? नहीं है जरूरी। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नीदर वन नोर टू इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए रिलेशन डिफाइन करके दिया है नेचुरल नंबर के सेट पर। तो ज्यादातर हमने रिलेशन देखे जो उनमें क्यूब इन्वॉल्व था या फिर नेचुरल नंबर के सेट पर ही डिफाइन करके दिए हैं। और रिलेशन के बारे में क्या पूछ रहा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेट आर बी ए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या डिफाइन करके दिया है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एस एक्स स्क्वायर जो है वो वाई क्यूब के बराबर है। और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पर पूछा है रिफ्लेक्सिविटी। तो क्या 2 2 जाएगा इसमें, टू एक नेचुरल नंबर, हाँ 2 2 जाएगा क्या इसमें? नहीं जाएगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और 2 का क्यूब अगर बात करें तो 8 होता है, और 4 8 के बराबर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब नॉट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि अगर एक्स वाई आर में जा रहा है तो क्या वाई एक्स आर में चला जाएगा। एक्स वाई आर में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर जो है वो वाई क्यूब के बराबर है। तो पूछ रहा है कि क्या वाई एक्स आर में चला जाएगा। वाई एक्स आर में जाने के लिए क्या होना चाहिए कि वाई का स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास वाई का जो स्क्वायर है, यहाँ से y निकालिए, y क्या आ जाएगा, x⁻²/3y आ जाएगा। अब y का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x⁻4/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। अगर x y r में जा रहा है तो हमारे पास ये आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है कि y स्क्वायर x⁻4/3 के बराबर आएगा। क्या ये आ रहा है कि y स्क्वायर x⁻3 के बराबर है? नहीं, इन जनरल ये ट्रू नहीं होगा। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या देखेंगे, किसी का स्क्वायर जो है उसके क्यूब के बराबर होना चाहिए। अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं और 4 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 8 4 जाएगा, हाँ जाएगा, बट क्या 4 8 जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 8 का क्यूब इज 512, ये दोनों ही बराबर नहीं है। ये नहीं जाएगा और ये जाएगा, तो ये सिमेट्रिक है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। यहाँ बोला है कि x y जो है वो हमारा r में जा रहा है, y z भी r में जा रहा है। यहाँ से आ गया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के बराबर है, यहाँ से आ गया हमारे पास कि वाई स्क्वायर जेड क्यूब के बराबर है। हमें देखना है कि x और z r में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक्स और जेड में क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से y निकालिए, क्या आ जाएगा, z⁻3/2 क्यूब कीजिए, y का क्यूब किसके बराबर आएगा, z⁻9/2। ठीक किया है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 9 की सॉरी z⁻9/2 के बराबर आ रहा है। क्या एक्स स्क्वायर जेड क्यूब के बराबर आया? नहीं आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसमें बोला था नॉट करेक्ट, तो 1 2 3 ऑल 3 आर नॉट करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स हैं बिटवीन √2 to √5
इज इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल ठीक है। इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर लाया करते हैं, इनफाइनाइट, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स लेस देन 100 इज फाइनाइट, गलत है। ओड इंटीजर लेस देन 100, तो नेगेटिव वाले भी तो ना, नेगेटिव भी तो, नेगेटिव साइड भी तो इंटीजर इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, नहीं काउंट कर सकते नेगेटिव वाले भी। तो क्या बोल रहा है, फाइनाइट सेट होंगे, नहीं, हम नहीं काउंट कर सकते, कार्डिनैलिटी हमारी इनफाइनाइट होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एफ एक सबसेट दिया है जेड क्रॉस जेड पर डिफाइन करके, ठीक है, बाय एफ इज इक्वल्स टू एक्स वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हैं, जेड से आ रहे हैं। देन एफ इज अ अच्छा फंक्शन पर है, ठीक है, फंक्शन के साथ करेंगे, छोड़िए इसको भी। आगे बढ़ते हैं, रेंज है ये ये सवाल क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ए जो है वो इक्वल होगा किसके, ए यूनियन बी, यूनियन ए माइनस बी के। दोबारा से वेन डायग्राम पर आ जाइए, ए और बी दो ही सेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा, और इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला हिस्सा, और यूनियन में क्या होता है, बड़े वाला सेट, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी खुद ही आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। ये क्या ए के बराबर होगा, हमेशा नहीं बोल सकते, हो सकता है कि बराबर हो, जब बी ए का सबसेट ही हो तो हो सकता है, बट हमेशा होगा नहीं, ऑलवेज करेक्ट नहीं बोल सकते। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला है कि ए यूनियन, ए के साथ यूनियन करना है किसका, ए हमारा हो गया ये, ठीक है, इसके साथ यूनियन करना है किसका, बी माइनस ए का, बी में से ए माइनस कर दिया तो ये हो गया, यूनियन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है ए है बी है, ए यूनियन बी कर दो, मतलब ये पूरा हो गया, और उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दे, ए माइनस बी, ए में से बी घटाएं, तो हमारे पास ए माइनस बी ये बचेगा, ये मुझे माइनस करना है ये वाला हिस्सा, तो क्या बचा मेरे पास, सिर्फ बी बचा, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी फंक्शन पूछ रहा है, ये रिलेशन पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20 तक के एलिमेंट्स है इसमें। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से लेना है। रिलेशन क्या डिफाइन किया है, x कॉमा वाई सच दैट 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये जो लाइन हम बनाएंगे, क्या होगी, जो भी लाइन होगी, सपोज ये लाइन है, इस लाइन पर वो सारे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हो, 1 2 3 अप टू 20 तक, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से आ रहे हो, वो सारे हमारे इस रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें तो डोमेन रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 4x किसके बराबर होना चाहिए, 1 + 3y के बराबर होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर y रखूँ मैं, y कहाँ से आ रहा है, a से ही आ रहा है, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 1 रखूंगी तो क्या आ रहा है, 3 × 1 = 3 + 1 4 आ रहा है। क्या मुझे x एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, क्या 1, ठीक है, तो y की वैल्यू 1, 1 इसमें जा रही है, y की वैल्यू अगर 1 रखूं तो मेरे पास 4 का मल्टीपल आ रहा है, 4 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि x हमारा नेचुरल नंबर से जा रहा है, x एक रियल नंबर नहीं हो सकता, कोई फ्रैक्शन नहीं बन सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में जाना चाहिए, और वो भी 1 से लेकर 20 के बीच में ही जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते रहिए, जो आपका 4 का मल्टीपल आ जाए वहां से आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी, जब आपकी x की वैल्यू 20 से ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए वहीं पर खत्म हो जाइएगा, ठीक है। y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 3 6 + 1 7, नहीं आया 4 का मल्टीपल, 3 रखेंगे 10 आएगा, नहीं आएगा, 4 रखेंगे नहीं आएगा, 4 3 12 और 1 13 आएगा,
5 रखेंगे, 5 से 15 और 1 16, 5 रखेंगे 2 आ गया, ठीक है, 15 और 1 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 था, उसके बाद फिर 5 था, अब फिर से 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 चेक करो, 9 3 27 और 1 28 बन रहा है क्या, 7 आ जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ो, 9 में 4 ऐड किया तो 13, पैटर्न मिल गया हमें स्टार्टिंग में ही, फिर उसको फॉलो करो, क्योंकि सारे अगर आप खुद से ऐसे 20 चेक करोगे तो बहुत बढ़ जाएगा आपका काम। तो 13 3 39 और 1 40, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब बताओ आगे, 13 में 4 ऐड करोगे तो 17, 17 तिये 51 और 1 52, तो यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है। अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 21, 21 तिये 63 और 1 64, 16 चौके 64, ठीक है। अब 21 में, अच्छा 21 वैल्यू ले सकते हैं क्या बताओ, यहाँ पर तो y कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेकर 20 तक था, तो ये नहीं ले सकते हैं, y 1 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए। अगर ये पूछ लेता कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक बात है ना, नहीं हो रही है, हो रही है, ये हो रही है। 10 10 13 है, 13 17 है, बट 10 17 नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा है कि इस रिलेशन की डोमेन क्या है, डोमेन बता दो क्या है, 1 4 7 10 13, 1 4 7 10 13, इसमें 16 भी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है रेंज ऑफ आर, आर की रेंज क्या है, 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ आर, नहीं, कोडोमेन में तो पूरे 1 से लेकर 20 तक के थे, उसके बराबर थोड़ी आई है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। इसमें बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, किस किस का, ए का लिया है, ए के साथ ही, जिसमें कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, अमंग विच आर 0 2 एंड 1 3, ठीक है। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कैसे निकली होगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए का स्क्वायर, ए की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कार्डिनलिटी नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकती, तो 4 हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव वाला हम एलिमिनेट कर देंगे। ए की कार्डिनलिटी 4, मतलब इसमें 4 एलिमेंट है। अच्छा, क्या हम बता सकते हैं कि कौन कौन से 4 एलिमेंट होंगे, हाँ बता सकते हैं, किसकी मदद से, इसकी मदद से। ये किस में जा रहे हैं, ए क्रॉस ए में जा रहे हैं, ये ए क्रॉस ए में क्यों जा रहे होंगे, कब जा रहे होंगे, जब ये भी हमारा ए से आ रहा हो, 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 तो 4 एलिमेंट मिल गए हमें ए के, बिल्कुल, क्या 0 1 2 3, ए मिल गया हमें, 4 ही तो एलिमेंट थे, चारों मिल गए। तो इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन सेट ए, यस, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3 ये ए है, ए क्रॉस ए में सारे ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, हाँ जाएंगे, 3 2 जाएगा का, जाएगा, बिकॉज 3 भी ए में है, 2 भी ए में, तो 3 2 भी जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते, ये देखो ये आ गया ना क्वेश्चन दोबारा से, ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इसको खुद से कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी ऑन टू फंक्शंस पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर 23, इसमें रिलेशन दिया है हमें, हमें क्या रिलेशन दिया है, आर एक रिलेशन दिया है ओपन इंटरवल पर -1 1 एंड इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू, डिफाइन क्या किया है, मोड x प्लस वाई इज लेस देन 2, एक्स कॉमा वाई कब जाएगा, जब मोड x प्लस वाई जो है वो लेस देन 2 हो। तो इस रिलेशन के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हो, रिलेशन कहाँ पर डिफाइन किया है, -1 से लेकर 1 के बीच में, मतलब एलिमेंट्स x भी हमारा यहाँ से आ रहा होगा और y भी हमारा यहीं से आ रहा होगा, ठीक बात है, ओके। तो अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x हमारा -1 से लेकर 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मोड x कहाँ हो जाएगा हमारा, 0 से लेकर 1 के बीच में हो जाएगा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ से हमारे y के बारे में भी यही आ जाएगा कि y भी हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो मोड x प्लस मोड y कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेकर
2 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं -1 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर x कॉमा वाई उठाऊं, इस ओपन इंटरवल का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मोड x प्लस मोड y हमेशा 2 से छोटा है। अब किस किस को ये इनइक्वालिटी ध्यान है कि x प्लस वाई का मॉडुलस हमेशा छोटा होता है मोड x प्लस मोड y से। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके मैं क्या कह सकती हूँ कि मोड x प्लस वाई जो है वो छोटा होगा 2 से हमेशा फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक बात है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 to 1 के सारे ही, मतलब अगर मैं -1, 1 क्रॉस -1, 1 बनाऊं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं, तो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये मेरा रिलेशन आर बन जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से यूनिवर्सल बन गया, सारे ही एलिमेंट हमारे इसमें आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अगर सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही एलिमेंट जा रहे हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे ट्रिवियली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फॉर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन सेट है अब यहाँ पर हमारे पास, सी कहीं लिखा तो नहीं है इन्होंने, दो ही हैं। ए यूनियन बी मतलब हमारा हो गया ये पूरा, इसमें से मुझे माइनस करना है ये पूरा, तो पहले ये निकाल लेते हैं क्या है, ए और बी है, ए माइनस बी यानी ए में से बी घटा दीजिए तो ये बन गया, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी में से ए घटा दीजिए मतलब ये बन गया, तो ये पूरा हो गया। ठीक है, इसका भी यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब ये हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी के बराबर ही तो हो गया ये हमारा, ये पूरा क्या बन गया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नल सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा है, नेक्स्ट है लीस्ट वैल्यू फंक्शन। ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। इन अ क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट्स 180 पास्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है, लैंग्वेज लिखी है सारी। ठीक है, फर्दर 60 पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, 110 पास्ड इन ओनली टू सब्जेक्ट्स एंड 10 पास्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट। ये बोल लो, देखो 10 जो है वो किसी में भी पास नहीं हुए, तो 240 में से 10 तो पास ही नहीं हुए, तो वो तो काउंट होंगे ही नहीं, तो मतलब अब मेरे पास 230 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, ये चीज मैं बोल रही थी पहले क्वेश्चन में कि ध्यान रखिएगा हमेशा सम टू जितने स्टूडेंट्स हैं उसके बराबर नहीं रखना है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 10 तो पास ही नहीं हुए, कितने पास हुए, 230 पास हुए। अब उन 230 में से 180 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर रख लेती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, इंग्लिश में पास हुए मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई मेरे पास है 180। 130 स्टूडेंट जो है वो हिंदी में पास हुए हैं, मतलब बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ मेरे पास है 130। और 150 स्टूडेंट्स जो है वो संस्कृत में पास हुए हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी हमारे पास है 150। फर्दर 60 पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, 60 जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मतलब हमारे पास ए प्लस सी प्लस जी की वैल्यू क्या दी है 60। 110 पास इन ओनली टू सब्जेक्ट्स, 110 मतलब बी डी और एफ की वैल्यू दी है 110। हमें बताना है हाउ मेनी पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, कितने बच्चे हैं जो सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्या बता दो, यहीं से देखो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है 230, एग्जैक्टली एक में पास हुआ है 60,
एग्जैक्टली 2 में पास हुए हैं 110, तो एग्जैक्टली 3 में कितने पास हुए होंगे, 230 -60 -110, यानी 230 -170, कितने बच गए, तो कितना आ गया आंसर, 60। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है कि लेट पी एंड क्यू बी टू नॉन वॉइड रिलेशन, मतलब एम्प्टी रिलेशन नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जा रहा है, ऑन अ सेट ए, दोनों ही किस पर डिफाइन किए गए हैं, सेट ए पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है कि पी एंड क्यू आर रिफ्लेक्सिव, अगर पी और क्यू रिफ्लेक्सिव दिए हैं तो P इंटरसेक्शन Q रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अगर P और Q दोनों रिफ्लेक्सिव दिए हैं, P इंटरसेक्शन Q को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि x, जो है वो P इंटरसेक्शन Q में जाना चाहिए। ये सिंपल दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब मुझे बता दो कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हमें बोला कि P रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब x, बिलोंग कर रहा होगा P में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। क्यू भी रिफ्लेक्सिव है, मतलब x, बिलोंग कर रहा होगा क्यू में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। अगर दोनों में जा रहा है तो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि P एंड Q आर सिमेट्रिक, देन P यूनियन Q भी सिमेट्रिक हो जाएगा। P यूनियन Q सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ x, y हमारा P यूनियन Q में जा रहा है, देन हमें चेक करना है कि y, x हमारा P यूनियन Q में जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। इससे बात करते हैं, ये क्या कह रहा है कि x, y हमारा P यूनियन Q में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x, y या तो P में जा रहा होगा या फिर x, y Q में जा रहा होगा। अगर P में जा रहा है तो P क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब y, x P में जा रहा होगा। और y, x अगर P में जा रहा है तो y, x हमारा P यूनियन Q में भी जा रहा होगा, क्योंकि P और Q दोनों में से अगर एक में भी चला गया तो यूनियन में भी चला जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, P यूनियन Q सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, x, y अगर Q में जा रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि y, x भी Q में जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि Q सिमेट्रिक दिया है। y, x Q में चला गया तो y, x हमारा P यूनियन Q में भी चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर x, y P यूनियन Q में है तो वो किसी P और Q में जाएगा और वहां से उसका सिमेट्रिक पार्ट यानी y, x P या Q में चला जाएगा तो वो यूनियन में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिसिटी फॉलो कर जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ये बोल रहा है कि अगर P और Q ट्रांजिटिव है देन P इंटरसेक्शन Q ट्रांजिटिव होगा। P इंटरसेक्शन Q ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। तो हम मान लेते हैं कि x, y हमारा P इंटरसेक्शन Q में है एंड y, z हमारा P इंटरसेक्शन Q में है। x, y P इंटरसेक्शन Q में है, इसका मतलब x, y P में है एंड x, y Q में भी है। ये है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि y, z P में है एंड y, z Q में भी। x, y P में भी चला गया, y, z भी P में चला गया, इसका मतलब क्या होगा कि x, z P में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि P ट्रांजिटिव दिया है। यहाँ से x, y Q में है, y, z Q में है, मतलब हमारे पास x, z Q में भी चला जाएगा क्योंकि Q ट्रांजिटिव दिया है। तो अगर x, z P में भी है और Q में भी है और है एंड है बीच में, तो x, z हमारा इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या दिखा दिया कि x, y अगर इंटरसेक्शन में है, y, z भी अगर इंटरसेक्शन में है तो x, z भी इंटरसेक्शन में चला जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी।
1 2 3 ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। If A and B are two known empty sets having 10 elements in common, then how many elements do A cross B and B cross A have in common? तो देखो, A और B नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हैं, 10 एलिमेंट्स इन कॉमन है, मतलब कि A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट है। ठीक है, हमें पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A हैव इन कॉमन। ठीक है, बताओ कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे? यहाँ पर क्रॉस आएगा। ठीक है, माय मिस्टेक। तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो ये किसके बराबर आता है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है। ये जो है ये इसके बराबर आएगा। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी का स्क्वायर, यानी 100 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये इसके बराबर क्यों आया? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से। इसका क्या मतलब है कि एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से भी, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है हमारा बी क्रॉस ए से। ठीक है, अगर एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी में, इसका मतलब क्या है? एक्स हमारा ए से है एंड वाई हमारा बी से है, एंड एक्स कॉमा वाई अगर बी क्रॉस ए में है, इसका मतलब एक्स हमारा बी से है एंड वाई हमारा ए से। अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक्स ए में है एंड एक्स बी में भी है, इसका मतलब एक्स हमारा कहाँ चला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में चला जाएगा, एंड वाई हमारा ए में भी है और बी में भी है, मतलब वाई भी हमारा कहाँ चला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी में चला जाएगा। एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी में है और वाई हमारा ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हो गया? ये ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसमें बोला है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √12 एंड √15 इज इनफाइनाइट। बिल्कुल इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स लेस देन 1000 इज फाइनाइट। सारे ओड इंटीजर्स, जो इंटीजर्स बोला है ना, जो 1000 से छोटे, क्या वो फाइनाइट होंगे? नहीं, कि माइनस में तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 ओनली इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सेट और रिलेशन के सभी क्वेश्चंस कवर हो गए। लगभग 31 क्वेश्चंस थे। तो आई अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वरना हम वापस से ईयरली हम PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुड बाय।